गुड इवनिंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल इन जीएसजी विद संजय सर्स यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग यहाँ पे आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत के केंद्रीय बैंक के बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर बात करते हैं। सो नेक्स्ट, देखिए बहुत सारे सिलेबस को मैं कवर कर चुका हूँ। पिछले अगर बात करोगे तो पिछला चैप्टर जो था वो आपका बैंकिंग हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन था। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर बात करेंगे, उसमें बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी, जैसे कि एक्ट हम लोगों ने वेरियस पढ़े। दैट आफ्टर हम लोगों ने यहाँ पर जो है हिस्ट्री क्या थी बैंकों की उसके बारे में जाना, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक क्या है, एसबीआई का नेशनलाइजेशन कैसे किया गया है, राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ, इन सब सारी चीजों को जाना। फिर हम लोगों ने वर्गीकरण के बारे में जाना, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ थ्री बैंक्स, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट बैंक आते हैं, शेड्यूल, कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक जिनको बोल देते हैं, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक जिनको बोल देते हैं, पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्राइवेट बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी और निजी बैंक। इस प्रकार से अलग अलग बैंकों का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने जाना था। फिर मैंने बैंकिंग डेफिनेशंस के बारे में बात करी थी। बैंक की डेफिनेशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5B में लिखी हुई है। किसमें लिखी हुई है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 1949 के सेक्शन 5B में यहाँ पर लिखा हुआ है, बैंक एक वित्तीय संस्था है जो क्या करता है, लोन ग्रांट करता है, लोन देता है और यहाँ पर जमा को एक्सेप्ट करता है, मतलब डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। उसके अलावा फिर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस पे हम लोगों ने बात करी थी। प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं, लाइक एक्सेप्ट ऑफ द डिपॉजिट्स, ग्रांट ऑफ द लोन। सेकेंडरी फंक्शंस फिर जिसमें हम लोगों ने अलग अलग डिपॉजिट्स पे बात करी थी, कासा, राफा, करंट अकाउंट, चालू खाता जिसको बोलते हैं, सेविंग अकाउंट, बचत खाता जिसको बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। फिर मैंने यहाँ पर एनआरआईओ को, जो एनआरआई होते हैं, नॉन रिटर्निंग इंडियंस, जिनको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, अप्रवासी भारतीय बोल देते हैं, उनके लिए जो बैंकों के द्वारा 3 सुविधाएं यहाँ पर दी जाती है बैंक अकाउंट के रूप में: एनआरई अकाउंट, नॉन रिटर्निंग एक्सटर्नल अकाउंट, नॉन रिटर्निंग अदर्स अकाउंट और फॉरेन कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे इस तरीके से एक अकाउंट होता है, एफसीएनआरए। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। फिर बैंकों के बीच में जो आपके अकाउंट होते हैं, जैसे कि नॉस्ट्रो, वोस्ट्रो एंड लोरो अकाउंट में भी डिस्कशन किया मैंने। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसका भी वीडियो बहुत जल्दी आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, जीरो बैलेंस अकाउंट क्या होता है, बीएसबीडीए, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है। और उसी में देखो पहले क्या था, नो फ्रिल अकाउंट आया था, ठीक है ना। उसी को सापेक्ष तरीके से या पैरेलली बोल दिया गया जीरो बैलेंस अकाउंट। उसके बाद में उसका नाम रख दिया गया बीएसबीडीए अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। उसके बाद में 2014 में इसका नाम रख दिया गया, या इसको और फैसिलिटेट कर दिया गया और इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया, वो था प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसमें किया गया था प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में। अभी की डेट में अगर आप बात करेंगे तो 50,000 से ज़्यादा, सॉरी 50 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर आपकी जो है अकाउंट ओपन हो चुके हैं, 50 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर मैंने कोलैटरल, डिमांड, गिल्ट, एज, एस्क्रो अकाउंट, ये सारी चीज़ें बताई थी। आज का टॉपिक हम जो बात करेंगे वो हम आरबीआई पे बात करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे यहाँ पर हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या डिस्कस करेंगे हम लोग आज इसमें। तो ये वीडियो जो होने वाला है वो यहाँ पर 2 या 3 पार्ट में होने वाला है। ये पार्ट 1 है आपका आरबीआई का, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में यहाँ पर चीज़ों को कवर करेंगे। जैसे कि हम जानेंगे हिस्ट्री क्या है आरबीआई की, हम जानेंगे ऑफिसेस कहाँ-कहाँ पर है आरबीआई के। उसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन-कौन से होते हैं, मतलब आरबीआई का इतिहास क्या है, कब से आरबीआई बना। उसके अलावा फिर हम यहाँ पर बात करेंगे कि बैंक के जो आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है हमारा, उसके ऑफिसेस कहाँ-कहाँ पर स्थित हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, कि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन-कौन है। क्लियर? उसके अलावा फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फंक्शंस पे, कि आरबीआई के फंक्शंस कौन-कौन से होते हैं। जैसे इश्यू द करेंसी, करेंसी इश्यू करना, मॉनेटरी पॉलिसी को संभालना, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराना, उसको फॉर्मुलेट करना। उसके अलावा फॉरेक्स, जितना भी हमारा फॉरेन रिजर्व है उसको मैनेज करना, मेंटेन करना। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। उसके अलावा यहाँ पर बात करी जाए, बैंकों का भी बैंक कहलाता है, इसीलिए इसको क्या आता है, बैंक ऑफ ऑल बैंक्स। उसके अलावा इसको बैंक्स टू गवर्नमेंट भी बोला जाता है, बैंक ऑफ गवर्नमेंट। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। फिर यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडरीज के बारे में बात करेंगे, जैसे डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में बात करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। रिबिट के बारे में बात करेंगे, आरबीआई इनोवेशन, ठीक है, हब के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इफ्तास के बारे में। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये सारी चीजें हम लोग जो है चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि करेंसी नोट क्या होता है, करेंसी कॉइन्स क्या होते हैं, इसको किस तरीके से डेवलप किया गया, किस तरीके से चीजें निहितार्थ हुई थी, किस तरीके से चीजें आई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर आरबीआई के बारे में पढ़ना। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे जाके आप जुड़ सकते हैं। डेली न्यूज़पेपर्स के लिंक्स यहाँ पे आते रहते हैं, आप उससे जाके न्यूज़पेपर की जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 1717 में यहाँ पर कौन सा बैंक बना था?
बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद भारत में डिफरेंट डिफरेंट बैंक आए, जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात कर ले, 1809 में यहाँ पर बैंक ऑफ बंगाल आया था, 1840 में यहाँ पर बैंक ऑफ बॉम्बे आया था, और उसके बाद में यहाँ पर हम बात कर लें, 1843 में यहाँ पर बैंक ऑफ मद्रास आया था। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। 1770 1770 में सबसे पहली बार यहाँ पर बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया। उसके बाद में एक्चुअली ये भारत के ऐसा तो नहीं सेवा करने के लिए आया था, अंग्रेजों ने अपने अपने यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए इसको एस्टैब्लिश किया था यहाँ पर भारत में, अगर मैं बात करूँ। तो क्यों एस्टैब्लिश किया था? क्योंकि इंडिया के अंदर यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनियाँ, अदर फॉरेन यूरोपियन कंपनियाँ आई हुई थी, और उसको अपने बिज़नेसेस को, जो कि यहाँ पर अल्टीमेटली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस था भारत के अंदर, वो क्या करते थे, चीज़ों को इम्पोर्ट करते थे और फिर यहाँ से ले जाकर यूरोपियन कंट्रीज़ में या अपने मान लीजिए ब्रिटेन में जाकर महँगे दामों पर बेचते थे, ये उनका काम था। तो भारत में उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मनी की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी। मतलब यहाँ पर फैक्ट्री डालना है, यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट करना है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो उसके लिए 1970 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनाया था, भारतीयों के उद्धार के लिए यहाँ पर इन्होंने नहीं बनाया था। उसके बाद यहाँ पर बात करी जाए तो 1809 में यहाँ पर इन्होंने एस्टैब्लिश किया बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है? 1840 में एस्टैब्लिश किया बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में एस्टैब्लिश किया बैंक ऑफ मद्रास। तो इसके तत्पश्चात अगर आप बात करते हो तो आपको देखने को मिलता है इन तीनों बैंकों को आगे चल के 1920 में मर्ज करके क्या बना लिया गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में बना दिया गया है एसबीआई, 1 जुलाई को, ठीक है? इसीलिए आप 1 जुलाई को एसबीआई डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा कि 1 जुलाई और कौन-कौन से दिन के लिए जाना जाता है? जैसे आपने नाम सुना होगा जीएसटी या अदर डे के बारे में नाम सुना होगा, ठीक है? उसके बाद में फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर भारत में जो बैंक थे, ठीक है? ये तो बैंक ओपन हो गए यहाँ पर, ठीक है? बाद में बनेंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इस बीच में होता क्या है? जैसा कि आपको पता है सर, वर्ल्ड वॉर 1 चलता है आपका कब? 1914 से लेकर 1919 के बीच में। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। इस बीच में होता ये है, इसके पहले ही जितना भी इंडियन बैंक थे, जो इंडियन एलिट्स के द्वारा ओपन किए गए थे, या इंडियन फिरंगी बैंक थे, जो मान लीजिए फॉर यूरोपियन कंपनी द्वारा एस्टैब्लिश किए गए थे, उन्होंने ज़्यादातर अपना पैसा ना यूएसए की स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ था, यूएसए के स्टॉक्स में लगाया हुआ था। और वॉर की कंडीशन में यहाँ पर जो थे, शुरू-शुरू में तो स्टॉक बहुत तेज़ी से भागे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान यूरोपियन एरिया में आपको जो है ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। वहीं पर अमेरिका आज भी और पहले भी एक तरीके से हथियार बेचता था। समझ में आया? उसका काम ये था कि वॉर ज़ोन क्रिएट करना और अपनी इकोनॉमी को, अपनी वेपन इकोनॉमी को यहाँ पर आगे बढ़ाना। तो उस समय भी शुरू-शुरू में तो स्टॉक बहुत तेज़ी से भागे, जिसको लेकर बैंकिंग सेक्टर ने यहाँ पर ये देखा, अच्छा रिटर्न आ रहा है यूएसए के अंदर, तो उन्होंने वहाँ पर स्टॉक मार्केट में पैसा डालना शुरू किया। धीरे-धीरे वो स्टॉक क्रैश किए, जिसकी वजह से उस टाइम में ज़्यादा, ठीक है? 1913 के आस-पास की बात है, 500 से अधिक जो बैंक थे उस समय कोलैप्स कर गए थे, डूब गए थे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। फिर यहाँ पर एक कमिटी बनाई गई जिसका नाम था चैम्बरलिन कमिटी 1913 में, ठीक है? जिसने यहाँ पर रेगुलेशन की बात करी थी, जिसने रिकमेंड किया था कि भारत में कोई एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए यहाँ पर, जो यहाँ पर भारत में क्या हो रहा था, कुकुरमुत्ते की तरह, कुकुरमुत्ता कहने का मतलब ये है कि मशरूम की तरह पर गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में यहाँ पर बैंक ओपन हो जाता, कोई भी रेगुलेटर नहीं था, कोई भी नियामक नहीं था। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी होना चाहिए, जिसका काम यहाँ पर इन सभी बैंकों को रेगुलेट करना, कानून बनाना होना चाहिए, ठीक है? इस बात को फिर यहाँ पर 1919 में जब वर्ल्ड वॉर 1 जीत गया ब्रिटेन और उसने ऑटोमन एम्पायर पर साम्राज्य स्थापित कर लिया, उसको जीत लिया। फिर उसने यहाँ पर क्या किया, भारत में रॉलेट एक्ट ले आया, लोगों की यहाँ पर जितने भी विरोध कर रहे थे उनकी ज़ुबान को दबाना शुरू किया, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून लेके आ गया, ठीक है? इस पे काम नहीं किया कि बैंकिंग सेक्टर को यहाँ पर उसको मजबूत करना है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो इंडिया को एक प्रकार से उस समय बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था कि भई इस तरह के बैंक है। ये कहा कि हाँ भैया एक काम करते हैं, एक झुनझुना पकड़ा देते हैं। क्या पकड़ा देते हैं? इसकी रिकमेंडेशन को पूरी तरीके से ना मान के इन्होंने क्या किया, इन 3 बैंकों को, जो प्रोविंशियल बैंक हुआ करते थे, प्रांतीय बैंक हुआ करते थे, इनको आपस में मर्ज किया, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, और इनको बना दिया बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। जब 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया, ठीक है? इसको यहाँ पर क्या काम किया, तरह से क्या था, सेंट्रलाइज्ड बैंक था। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। इसका काम था प्रिंटिंग ऑफ मनी, मनी को प्रिंट करना और यहाँ पर उसको मैनेज करना, इश्यू करना। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, ठीक है? मैनेज करने का काम करना। उसके अलावा रेगुले यहाँ पर रेगुलेशन करना। रेगुलेशन कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि बैंकों का लाइसेंस-वाइसेंस देना, इसको रेगुलेट करना, नियामक बनाना, नियम कानून, ये काम अभी के लिए 1921 के लिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने किया। क्लियर है? लेकिन ये उतना बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। उधर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बुक निकाल दी जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी। क्या था भाई? प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है? तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी अल्टीमेटली, कि यहाँ पर ये बुक निकाली और इस बुक से अवेयरनेस फैली कि फाइनेंसेस यहाँ पर बहुत कमज़ोर हैं, उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट के। उन्होंने हमारे भारत से ही सारा पैसा-वैसा लूटा है और अपने यहाँ पर अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया है। समझ में आया? और हमारे यहाँ पर कोई सेंट्रल बैंक भी नहीं दे रहे हैं। क्लियर है? फिर यहाँ पर 1926 में एक और कमिटी बनाई गई। ये 2 कमिटियाँ हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है? हिल्टनियन कमिटी 1926 में इसको बनाया गया, जिसका नाम रखा गया रॉयल कमीशन ऑन इंडियन
फाइनेंस एंड बैंकिंग। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। उसके बाद भी इसने भी स्ट्रांगली रिकमेंड किया, इसने भी क्या किया, स्ट्रांगली रिकमेंड किया यहाँ पर कि एक यहाँ पर सेंट्रलाइज बैंक होना चाहिए हमारे पास में, एक केंद्रीकृत बैंक होना चाहिए, एक नियामक बैंक होना चाहिए। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। रेगुलेटरी बैंक यहाँ पर हमारे पास में होना चाहिए, नियामक, जो नियम कानून बनाए। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर क्या किया, इस बात को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया हिल्टन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाएगा आरबीआई किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना है, तो आप सीधे सीधे आंसर करोगे हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन पे। किसके रिकमेंडेशन बना है? हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन पे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, प्रॉपर्ली आपको यहाँ पर चीजें क्लियर है। आगे की बात कर लेते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पर चीजें और क्या देखने को मिलती हैं आपको, ठीक है। उसके बाद में 1934 में यहाँ पर ये लेकर आते हैं क्या, आरबीआई एक्ट। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यहाँ पर ये लेके आते हैं 1935 में। उसके पहले ही ये बोल देते हैं इस तरफ कि जो हमारा पास में पहले म्यांमार था ना, उसको इन्होंने अलग कर दिया। ये म्यांमार वाला हिस्सा इंडिया से 1935 के ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से अलग हुआ था। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। उसके कुछ समय पहले यहाँ पर यही लेके आया क्या, आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। उस समय अगर मैं बात करूं, ठीक है, उस समय की अगर मैं बात करता हूं, 5 करोड़ रुपए में आरबीआई बना था। कितने करोड़ रुपए में बना था? 5 करोड़ रुपए में, 1935 में। और जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उस समय के स्वदेशी प्राइवेट बैंकों का, मतलब भारत के ही बैंक थे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। और उस समय की अगर मैं बात करता हूं, तो ब्रिटिश सरकार का 20 से 22 लाख रुपए का यहाँ पर क्या था, इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ 20 से 22 लाख रुपए का, 10% के आसपास। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। 10% से भी कम। तो एक्ट बन गया, कानून बन गया। उसके बाद में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ कहाँ पर, 1935 में, 1935 में कोलकाता में। क्लियर। और उसके बाद में अभी देखना यहाँ पर आप समझोगे चीजों को क्या है, ये एक प्राइवेट बैंक बना, क्योंकि ज्यादातर स्टेक्स किसके पास में है, प्राइवेटली ओन्ड प्राइवेट बैंक, जितने भी इंडिया के स्वदेशी बैंक थे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो शुरू में जो हमारा आरबीआई है, वो एक प्राइवेट एंटिटी हुआ करता था। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। फिर हुआ ये कि आपको पता होगा 1911 1912 में भारत में कैपिटल शिफ्ट करने का एक यहाँ पर क्या किया गया था, प्रोग्राम चलाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ब्रिटिशर्स ने कोलकाता से कैपिटल को शिफ्ट किया था दिल्ली में। कहाँ पर शिफ्ट किया था? दिल्ली में। तो ये एक तरीके से क्या थी, पॉलिटिकल कैपिटल को शिफ्ट किया गया है, ठीक है। लेजिस्लेटिव कैपिटल को शिफ्ट किया गया है, जुडिशरी कैपिटल को शिफ्ट किया गया है। आई होप दिस इज क्लियर। एग्जीक्यूटिव कैपिटल को शिफ्ट किया गया है। कहने का मतलब सारे के सारे एग्जीक्यूटिव यहाँ पर शिफ्ट हो गए, सारी सारी जुडिशरी यहाँ पर दिल्ली शिफ्ट हो गई। आई होप। और पूरी पूरी संसद, नई संसद उस समय की लुटियंस दिल्ली के पास में पूरा नई दिल्ली बसाई गई थी। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में यहाँ पर चुना गया मुंबई को। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोलकाता से जुडिशियल कैपिटल, एग्जीक्यूटिव कैपिटल या लेजिस्लेटिव कैपिटल, कार्यपालिका राजधानी, न्यायपालिका राजधानी या यहाँ पर विधायिका राजधानी के रूप में दिल्ली को चुना गया, लेकिन आर्थिक राजधानी के रूप में मुंबई को चुना गया। इसीलिए यहाँ पर जो बॉम्बे, उस आज तो मुंबई बोलते हैं हम लोग, उस समय बॉम्बे 1937 में 2 साल बाद ही यहाँ पर आरबीआई को शिफ्ट कर दिया गया था मुंबई। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। लेकिन अभी भी एक ऐसा एक प्राइवेट एंटिटी है, और किसी भी चीज को जब आप प्राइवेटली ओन्ड से यहाँ पर पब्लिकली ओन्ड बनाते हैं, तो उसके लिए एक्ट बनता है, उस चीजों को वहां पर परचेज किया था गवर्नमेंट के द्वारा। यस और नो? तो 1 जनवरी 1949 को, 1949 को यहाँ पर आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया। मतलब उस समय सरकार ने इसमें पूरी अपनी हिस्सेदारी कर ली। क्लियर है यहाँ तक? अभी 2022 तक अगर आप बात करते हो, ठीक है, कोविड तक, यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर था, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें हो गई आपकी, ठीक है। तो इसकी तरफ हम बात कर ले जरा, जो आरबीआई का नॉर्मली जो बैंक होते हैं, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट है, ठीक है, उनका जो फाइनेंशियल ईयर आपका होता है, कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। लेकिन आरबीआई का अंग्रेजों के टाइम पे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में यहाँ पर क्या था, शुरुआत में क्या था बताइए जरा? यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर हुआ करता था। फिर क्योंकि दिसंबर में आपको पता होगा 25 दिसंबर पड़ता है, 31st ईव पड़ती है, पता होगा। और ये काफी हद तक जो ब्रिटिशर्स भारत में रहते थे, उनके लिए एक हॉलिडे या फेस्टिवल का टाइम होता था, ठीक है। तो अपनी सुविधा के लिए इन्होंने क्या किया, उस समय 1 जुलाई को शिफ्ट कर दिया फाइनेंशियल ईयर, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। तो जो भारत में 2020 तक ऐसा चलता रहा। यस, बैंकों का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हुआ करता था, बट आरबीआई 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक हुआ करता था। रिसेंटली कोविड के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर क्या किया है, कोविड के बाद 2020 के बाद में अगर बात करोगे, ऑफिशियली अनाउंसमेंट 2021 में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर सबका फाइनेंशियल ईयर एक ही कर दिया गया है। कहने का मतलब राइट नाउ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द आरबीआई इज फ्रॉम 1st of April to 31st of March। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। इस प्रकार से आपका फाइनेंशियल ईयर अभी यहाँ पर डिसाइड हो चुका है। क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं। उस समय जब इसको काम सौंपा गया था, वो सेंट्रलाइजेशन का इशू करना करेंसी को, और यहाँ पर रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया गया था, ठीक। 1935 तक इंपीरियल बैंक एज अ काम करता है सेंट्रल बैंक,
लेकिन 1935 के बाद में जब आरबीआई बन गया, उसके बाद में एज़ अ रेगुलर बैंक की तरह, नॉर्मल बैंक की तरह काम करता है। क्लियर है? और फिर आपको पता होगा 1955 जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता के आ रहा था, इस समय इसको एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर? ये तो सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अगली बातें कर लेते हैं। तो आप रिकमेंडेशन में बात करोगे, साफ-साफ लिखा हुआ है रिकमेंडेड बाय द हिल्टन इन कमिटी फ्रॉम 1926। एस्टैब्लिशमेंट किया गया 1 अप्रैल 1935 और इसके बनने में, आरबीआई के बनने में बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है? उसके अलावा क्योंकि उन्हीं की बुक जो प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपीस थी, उसी को स्टडी करते हुए हिल्टन कमिटी ने यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशंस और बहुत सारा यहाँ पर जो है रिकमेंडेशंस, किस तरह का काम होना चाहिए आरबीआई का, क्या फंक्शन होनी चाहिए, क्या फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए, वहीं पर इंस्पायर होकर उन सब चीजों को यहाँ पर रखा गया था। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई यहाँ पर बना है। कौन से एक्ट से बना है? आरबीआई एक्ट 1934। इसका ऑफिस शुरुआत में कोलकाता में स्थापित था, उसके बाद में इसको मुंबई में स्थापित कर दिया गया 2 साल बाद 1937 में। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है आरबीआई की राइट नाउ। ठीक है, इसमें आप ऑफिशियल वेबसाइट में राइट नाउ अभी जाके देखोगे तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको प्रियम्बल देखने को मिलेगा, जहां पर लिखा हुआ है टू रेगुलेट इश्यूज ऑफ बैंक नोट। तो ऑब्वियसली बात है, बैंक नोट जारी करने का काम किसका है भाई? आरबीआई का। उसको रेगुलेट करने का काम किसका है भाई? आरबीआई का है। कीपिंग द रिजर्व विथ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी। और भारत में जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है भारत के अंदर, ठीक है, मौद्रिक नीति जो है उसको बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है। अब इसका मतलब क्या है मौद्रिक नीति का? मौद्रिक नीति का सबसे बड़ा मतलब यही है कि जब आरबीआई है भारत में, तो ये क्या करता है, एक तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनाता है और उस कमिटी से मॉनेटरी पॉलिसी बनती है। क्या बनती है? मॉनेटरी पॉलिसी। और इसी मॉनेटरी पॉलिसी से आरबीआई बैंकों को लोन देने के लिए कुछ रेट पर काम करता है, जिसको हम लोग यहाँ पर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है? आपने सुना होगा, ठीक है? ठीक है? एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, इस तरह की चीज़ों पे काम करता है। और इन्हीं चीज़ों से फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करता है मार्केट के अंदर। आई होप दिस वाज़ क्लियर। क्योंकि ये जो मनी है कहाँ तक जाएगी? आरबीआई से बैंकों के पास जाएगी और बैंकों से किसके पास जाएगी? जनरल पब्लिक के पास जाएगी। आई होप दिस वाज़ क्लियर। हुँ? और एक बात समझिए ज़रा यहाँ पर, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर क्या होगा? बहुत लो होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, बैंकों को भी सस्ते दरों में लोन मिलेगा। बैंकों को भी सस्ते दरों में लोन मिलेगा तो बैंक भी सस्ते दरों में जनता को लोन देगी। यस और नो? और जब जनता को सस्ते दरों में लोन देगी तो क्या होगा भाई? सबके सब लोन लेने पहुँचेंगे। जब सबके पास एक प्रॉपर अमाउंट में लोन पहुँचेगा, तो सबके पास में क्या हो जाएगा भाई? लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, पैसा बढ़ जाएगा। बात समझना। और जब भी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इससे एक समस्या जनित होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिमांड का बढ़ जाना। ठीक है? समस्या नहीं बोलेंगे इसको वैसे, लेकिन डिमांड अगर बढ़ी, तो इससे एक समस्या बनती है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या? प्राइस का बढ़ जाना। और अगर प्राइस बढ़ती है तो बात समझ लिए क्या आता है भाई? इन्फ्लेशन। आई होप दिस विल बी क्लियर। तो यहाँ पर जब ये चीज़ लिखी हुई है कि सिक्योरिंग द मॉनेटरी स्टेबिलिटी, इसका मतलब यही है कि इन्हीं सब चीज़ों को मार्केट में यहाँ पर आरबीआई क्या करता है? मैनेज कर रहा होता है कि उस वैल्यू तक यहाँ पर लोन मिले, जहाँ पे ऐसा ना हो कि एकदम से लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाए, जिसकी वजह से डिमांड बढ़े, प्राइस राइज़ हो और इन्फ्लेशन आ जाए। मतलब चीज़ों की माँग बढ़े, उनका मूल्य बढ़े और मुद्रास्फीति जैसी, महँगाई जैसी समस्या या स्थिति उत्पन्न हो। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है मंदी, मार्केट में पैसा ही नहीं है मान लो, ठीक है? तो यहाँ पर इसका मतलब अगर आरबीआई और रेट ऑफ इंटरेस्ट को अपने बढ़ाएगा, इसका मतलब बैंकों को भी महँगा लोन मिलेगा, जनता को महँगा लोन मिलेगा। ऑलरेडी मार्केट में पैसा नहीं है और ऑलरेडी महँगा लोन मिल रहा है, तो लोन कम लेने जाएँगे लोग। लोगों की जेब में जब कम पैसा होगा, तो डिमांड भी अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। येस और नो? जब डिमांड कम होगी, तो अपने आप ही लोगों को क्या करेंगे? उसका प्राइस कम करना पड़ेगा। इससे ही क्या होगा? इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग रन में देखोगे तो दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार कैसे है? अगर आरबीआई ज़्यादा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने जाता है, ज़्यादा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जाता है, तो उसके साथ समस्या पैदा हो जाती है मंदी की, रिसेशन की। लेकिन जब आरबीआई ज़्यादा डिमांड पैदा करने जाता है, ज़्यादा ग्रोथ रेट को बढ़ाने जाता है, तो उसके बाद समस्या पैदा हो जाती है कि भाई वो ज़्यादा पैसा मार्केट में फ्लो कर देगा और जैसे ही ज़्यादा पैसा मार्केट में फ्लो होगा, वैसे ही इन्फ्लेशन आ जाएगा। समझ में आया? तो एक बार समझो, दो धारी तलवार के साथ में यहाँ पर आरबीआई काम कर रहा होता है। उसको सब बस इसीलिए आप देख रहे होते हो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की जो मीटिंग होती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की मीटिंग होती है, वो पहले जो होता था ना, साल में 2 बार होती थी। ठीक है? अभी उसको क्या कर दिया गया है, सॉरी, एवरी 2 मंथ में यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की रिकमेंडेशन आती है। क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात है, 6th टाइम यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की रिकमेंडेशन आई है। आई होप दिस वाज़ क्लियर। थोड़ा-सा मिस हो रहा था, बट वो करेक्ट किया हमने अभी। आई होप दिस वाज़ क्लियर। तो यहाँ पर देखोगे आरबीआई की वेबसाइट में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप प्रियम्बल पढ़ के आरबीआई के काम के बारे में पता कर सकते हो कि भाई ये काम है जनरेट करना, ऑपरेट द करेंसी क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री एंड टू इट्स एडवांटेजेस टू हैव अ मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट द चैलेंजेस एंड इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, जैसे इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी होती चली जा रही है राइट नाउ। ठीक है? दूसरी बात यहाँ पर, क्योंकि जनवरी का एक बुलेटिन है, जो अभी मैं आपको अभी अप्रैल का बुलेटिन बताऊँगा, जिसके अंदर पॉलिसी रेट, रिजर्व रेशियोज़
एक्सचेंज रेट, लैंडिंग डिपॉजिट्स, मार्केट ट्रेंड्स, इस तरीके से आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी। तो इसमें फंक्शंस भी है, मॉनेटरी पॉलिसी पर काम करना, बैंकर टू गवर्नमेंट एंड बैंक्स, मतलब आरबीआई बैंकों का भी बैंक है और गवर्नमेंट का भी बैंक है। करेंसी को मैनेज करना, कंज्यूमर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को एजुकेट करना। आप देखते होंगे आरबीआई कहता है ऐड आ रहे होते हैं, हाँ, है ना? उनको प्रोटेक्ट करना। बैंकिंग ओम्बड्समैन नाम सुना होगा, अगर आप बैंक के पास जाते हो और किसी प्रकार की समस्या लेके जाते हो, तो वहाँ पर बैंकिंग ओम्बड्समैन कितना प्रोटेक्ट करता है आपके राइट्स को। डेट मैनेज करना, जो गवर्नमेंट का डेट है उसको मैनेज करना, बैंकों का डेट है उसको मैनेज करना, एनफोर्समेंट करना। इसीलिए आरबीआई एक क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है। कैसी बॉडी है? क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है। क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी का होने का मतलब क्या है सर? क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी होने का मतलब यही है कि सर यहाँ पर आरबीआई जो है वो आंशिक रूप से कैसा है? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है? उसके साथ-साथ में जुडिशियल बॉडी भी है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा आरबीआई पेनल्टी इम्पोज़ कर देता है, येस और नो? कि इस बैंक का लाइसेंस कैंसल, इस बैंक के ऊपर 2 करोड़ रुपए की, 10 करोड़ रुपए की 20 करोड़ रुपए की, 100 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा देता है। समझ में आया? ये सब सारी चीज़ें सुनी होंगी आपने। तो ये सारे फंक्शंस हैं, फाइनेंशियल मार्केट को गवर्न करना। तो ये एक आपको देखने को मिलेगा। ये आपको जो है अदर रेगुलेटेड एंटिटीज़ आपको देखने को मिलेगी राइट नाउ, जिसमें आपका यहाँ पर लॉस्ट कंप्लेन, मनी, आरबीआई म्यूजियम, फिनटेक, आरबीआई डायरेक्ट, रिटेल डायरेक्ट जिसको बोलते हैं, उद्गम पोर्टल और प्रवाह प्रवाह। क्लियर? तो ये इतनी सारी चीज़ें मैंने डिस्कशन की हैं, आज भी मैं डिस्कशन करूँगा। ये पुराने रेट्स हैं, इसमें हम लोग अभी नए रेट्स पे बात करेंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ, ये कुछ पुराने रेट्स हैं। ये आज अगर आप देखोगे करंट डेट का, अभी की डेट में आपको इस तरह से वेबसाइट देखने को मिलेगी। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। करंट डेट में यहाँ पर पॉलिसी रेट जो रेपो रेट देखोगे वो कितना चल रहा है भाई? 6% चल रहा है। रिसेंटली आरबीआई ने यहाँ पर क्या किया था? पॉलिसी रेट को कम किया था, ठीक है? अगर आपको ध्यान होगा, थोड़े समय पहले ही यहाँ पर आरबीआई ने क्या किया था? पॉलिसी रेट को यहाँ पर कम किया था। कितना परसेंट अभी यहाँ पर आप बात करोगे, तो आई थिंक 30 30 बेसिस पॉइंट यहाँ पर कम किया था। यहाँ पर आप बात करोगे और क्या देखने को मिला है, स्टैंडिंग रेट अगर देखोगे तो वो कितना हो गया है 5.75%, ठीक है? मार्जिनल स्टैंडिंग आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे देखोगे हमेशा जो होता है क्या, तो एक चीज़ बताता हूँ ट्रिक मैं आपको, ठीक है? जो रेपो रहेगा, ठीक है? उससे हमेशा ज़्यादा रहेगा कौन? एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और आपका बैंक रेट, ये ध्यान रख लेना, ठीक है? और हमेशा जो यहाँ पर आपका रेपो रेट, ठीक है? वो कम रहेगा, क्लियर है? वो हमेशा कम रहेगा। तो यहाँ पर रेपो रेट के इक्विवेलेंट यहाँ पर दिखाया गया है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अल्टीमेटली यहाँ पर अगर बात करोगे, इस तरीके से सॉरी, रिजर्व रेपो रेट यहाँ पर इतना आपको देखने को मिलेगा। जो कितना देखने को मिल रहा है 3.35%। उसके अलावा अगर रेपो रेट देखोगे तो वो 6% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एमएसएफ बात करोगे 6.25% और बैंक रेट देखने को मिलेगा 6.25%, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एक टर्म आ जाता है, वो आ जाता है 5.75%। और ये सारी डिटेल जो है वो नेक्स्ट क्लास में आपको, जो मॉनेटरी पॉलिसी की क्लास है बहुत डिटेल में होती है क्लास, वो भी आपको जो है इसी चैनल पर मिल जाएगी। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो 4% है, एसएलआर 18% है। तो आप कभी भी, आपको कोई भी डाउट हो, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके तुरंत चेक करिए कि करंटली क्या चल रहा है। इधर-उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आई होप दिस विल बी क्लियर। करंट यूएसडी रेट्स क्या चल रहे हैं, जापानीज़ येन का रेट क्या चल रहा है, ये सारे आपको रेट इसी तरीके से वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है? बेस रेट क्या है, एमसीएलआर क्या चल रहा है, सेविंग डिपॉज़िट क्या है, टर्म डिपॉज़िट क्या है। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात करोगे, कॉल रेट्स करंट टाइम में कितना चल रहा है। उसके अलावा जितने भी ट्रेज़री बिल्स होते हैं आपके, ठीक है? 91 3 तरह के ट्रेज़री बिल होते हैं, 91 डेज़ के, 182 डेज़ के, आपका 364 डेज़ के। ये भी आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरबीआई है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? ये देखिए, आज आपको 28 तारीख की आपको डेट दिखाई दे रही होगी। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये कुछ रेगुलर एंटिटीज़ हैं, दोनों यहाँ पर आपके सामने दी हुई हैं। तो ये मैंने पहले आपको, अभी देखो मैंने क्या पढ़ाया पहले। पहले आरबीआई की आपको थोड़ी हिस्ट्री बता दी। हिस्ट्री के साथ-साथ मैंने यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के कुछ पेजेज़ दिखा दिए, जहाँ पर मैंने यहाँ पर बात करी कि भाई इस तरह की चीज़ों को आपको पढ़ना होता है। चलिए अगली बात कर लेते हैं जल्दी फटाफट, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने जैसा अभी आपसे बोला कि शुरुआती में आपको पता होगा कि 1935 में, उससे पहले बर्मा हमारे हिस्से में था, हमारे पार्ट में था, मतलब भारत का एक अंग था, भारतीय देश में था। फिर उसको क्या किया गया था, अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आपसे कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया, उसके बाद में यहाँ पर बर्मा को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया था बाय द ब्रिटिश रूल, ठीक है? तो क्या आरबीआई ने उसको सर्व किया है? यस, आज़ादी के बाद भी उसको सर्व किया है। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे, तो 1935 से लेकर, ठीक है? यहाँ पे 1942 तक यहाँ पर उसको हमने सर्व किया।
मतलब आरबीआई एज़ अ सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा भी काम करता था। समझ में आया? तो सर 42 से लेके 45 के बीच में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। क्या हुआ था भाई? वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, वर्ल्ड वॉर 2 जो कि 1939 से लेकर 1945 के बीच में चला था और इस बीच में जापानीज़ आर्मी जो थी, वो अराकान के माउंटेन्स तक, अराकान माउंटेन्स मतलब कि म्यांमार तक एंटर कर चुकी थी यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? तो जो म्यांमार है, वो अल्टीमेटली इस फेज़ में जापानीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ गया था। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। दैट्स व्हाई इस बीच में यहाँ पर जो है सर्व नहीं किया है। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर एक डिफरेंट कंट्री बन गया था। इंडिया भी आज़ाद हो गया था। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। और जब पाकिस्तान बना, बात समझना, पाकिस्तान भारत से अलग होके बना है, तो पार्टीशन ऑफ 1947 हुआ है। क्लियर है? उनके पास तो रहने के लिए, जीने के लिए कुछ था ही नहीं। अल्टीमेटली इंडिया ने और उसके बाद इंडिया ने बहुत सारी चीज़ों से मदद करी थी। चलो नए देश बने हों तो वो अपनी डिमांड पे, अपनी ज़िद पे, मोहम्मद अली जिन्ना के ज़िद पे यहाँ पर जो बना है नया उस समय देश पाकिस्तान, ठीक है? हम तो नहीं मानते टू नेशन थियरी। हम तो यही मानते थे कि ये पूरा जो सबकॉन्टिनेंट है वो एक ही है। चाहे आप अफ़गानिस्तान से उठा लीजिए नीचे इधर, आप चले जाइए म्यांमार तक। वो तो ब्रिटिशर्स आए भारत में, उन्होंने यहाँ पर फूट डालो की राजनीति स्टार्ट करी। धीरे-धीरे ये राजनीति पॉलिटिक्स पॉलिटिसाइज़ होते-होते रिलीजियस होते-होते एट द एंड ऑफ 1946 और 1947 यहाँ पर एक तरीके से मुस्लिम स्टेट की बात उठने लगी कि हमको यहाँ पर जो है अलग मुस्लिम राज्य चाहिए और मोहम्मद अली जिन्ना एक प्रकार से यहाँ पर ज़िद कर लेते हैं। क्लियर है? उसके बाद में यहाँ पर पार्टीशन ऑफ इंडिया होता है, जो कि बहुत एक दर्दनाक एक समय था। ठीक है? उस पर भी यहाँ पर आरबीआई क्या करता है, उसको सर्व करता है। क्लियर है? 1 साल तक, जब तक उसका खुद का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कमेंस नहीं हो जाता, बन नहीं जाता है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। इतना क्लियर है आपको? चलिए ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। उसके बाद हिंदी इंग्लिश दोनों में आप इत्मीनान से इसको समझ सकते हैं। शुरुआत में जब आरबीआई को यहाँ पर बनाया गया था तो 100 एक तरीके से फुल्ली पेड इसके जो शेयर्स थे, मैंने आपसे कहा था, अगर आपको ध्यान होगा, मैंने ये कहा था कि यहाँ पर शुरुआत में सिर्फ 5% से लेके 10% तक ही यहाँ पर जो क्या था, ठीक है, शेयर्स किसके पास में थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में थे। 90% से ज़्यादा शेयर्स किसके पास में थे? प्राइवेट शेयर होल्डर्स के पास में थे। मतलब इंडिया के प्राइवेट बैंकर्स के पास में थे, स्वदेशी बैंकों के पास में थे। समझ में आया? इसीलिए फिर इसको क्या किया गया? नेशनलाइज़ किया गया। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। 1 जनवरी 1949 में तो फुल्ली ओन्ड हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आ गया और यहाँ पर मोनोपोली, आरबीआई के पास मोनोपोली, ये बात जानना हमेशा। आरबीआई हैज़ मोनोपोली। तो यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं ज़रा, स्वदेशी बैंक ये सब बता चुका हूँ, 5 करोड़ रुपए में बना था। एकाधिकार है। कहने का मतलब क्या है? आरबीआई हैज़ द मोनोपोली अंडर द वेरियस सेक्शंस ऑफ द इटसेल्फ आरबीआई एक्ट 1934। समझ में आया? जो सेक्शन कौन-कौन से हैं अगर आप बात करोगे, तो यहाँ पर है सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 24 और सेक्शन नंबर 26। आरबीआई के पास मोनोपोली है। आरबीआई मोनोपोली कहने का मतलब क्या है? यही करेंसी को प्रिंट कर सकता है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। यही करेंसी को आपको इश्यू कर सकता है, मैनेज कर सकता है और इवन दो यहाँ पर डिमोनेटाइज़ भी कर सकता है, इल्लीगल टेंडर भी घोषित कर सकता है। कहने का मतलब ये करेंसी चलेगी, 10 का नोट चलेगा, नहीं चलेगा, आपको ध्यान दिया होगा 8 नवंबर 2016 में मोदी जी रात में 8 बजे आते हैं और डिमोनेटाइज़ेशन कर देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये पावर सरकार के पास में है, ये पावर आरबीआई के पास कहाँ से आती है? ये आती है सेक्शन 26। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो सेक्शन 22 बात करता है मोनोपोली ऑफ आरबीआई टू इश्यू द करेंसी, कि आरबीआई का एकाधिकार है, चाहे करेंसी को इश्यू करना हो, जारी करना हो, प्रिंट करना हो, छापना हो, क्लियर है? इवन दो मैनेज करना हो, उसका एक तरीके से प्रबंधन करना हो, क्लियर है? 24 की बात करी जाए तो ये जो 24 है, ये बात करता है यहाँ पर मैक्सिमम डिनोमिनेशन की। मैक्सिमम देखो हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा। मैक्सिमम डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है? डिनोमिनेशन मतलब कि करेंसी हो गई यहाँ पे, ठीक है? कितने बड़ा नोट आज तक आरबीआई छापा है या छाप सकता है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये यहीं पे लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 24। आरबीआई की बात कर ली जाए यहाँ पे, तो 10,000 रुपए तक का सबसे बड़ा नोट यहाँ पर ये छाप सकता है। येस, क्या ये छपता था पहले सर? हाँ, छपता था। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसको अ, एक तरीके से बंद कर दिया। आई होप एबॉलिश कर दिया। क्लियर है? इसके पहले जो आपने देखा होगा, वो 500 का सबसे बड़ा नोट देखा होगा और 1,000 का नोट देखा होगा, जो कि 2016 में बंद करके यहाँ पर नए 500 और 2,000 के नोट चलाए गए थे। आई होप दिस ये रिमेंबर है आपको, ठीक है? याद है आपको? अभी तो 2000 नोट को भी यहाँ पर क्या कर दिया गया है, वापस कर लिया गया है आरबीआई के द्वारा, ठीक है? और अभी ₹500 का सबसे बड़ा नोट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, क्लियर, ठीक है? और 26 यहाँ पर बात करता है लीगल टेंडर की। किसकी बात करता है यहाँ पर? लीगल टेंडर, कौन-सा नोट चलेगा, कौन-सा नोट जारी रहेगा, कौन-सा नोट प्रचलन में रहेगा, कौन-सा हट जाएगा, ये सारी बातें यहाँ पर जो है अंडर सेक्शन 26 यहाँ पर बात होती है। 24, 26, 22, 24 और 26 तीनों में यहाँ पर आपको जो है बेटर तरीके से यहाँ पर समझा चुका हूँ, क्लियर? तो आरबीआई प्रिंट कर रहा है, इश्यू कर रहा है, मैनेज कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को भी, ये भी काम है इसका। और उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को यहाँ पर बात कर ली जाए, चाहे बैंक हो, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे कॉर्पोरेट हो या प्राइवेट एंटिटीज़ हो, ये सब यहाँ पर खरीद लेते हैं, क्लियर है?
और कुछ जो स्मॉल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, उसके लिए यहाँ पर आरबीआई ने 2022 में ही एक नई सेवा शुरू करी थी, एक नई सर्विसेज़ शुरू करी थी जिसको बोलते हैं रिटेल डायरेक्ट। जहाँ पर जनरल पब्लिक भी यहाँ पर क्या कर सकती है, गवर्नमेंट की जो आरबीआई की सिक्योरिटी होती है, स्मॉल सिक्योरिटीज़, उसको यहाँ पर परचेज़ कर सकती है डायरेक्ट पोर्टल से। क्लियर है? सिंगल पोर्टल से। जैसे आप यहाँ पर डीमैट अकाउंट बनाते हो, वैसे ही यहाँ पर आपका सिक्योरिटी अकाउंट बनता है आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट एप्लीकेशन पे। सो आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये सारी कहानी आपको पता लग गई। चलिए, थोड़ा-सा और डिटेल में जाते हैं यहाँ पे। तो ये सारी कहानी जो भी मैंने बताई है, वो आपको डिटेल नोट्स के रूप में भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी, मिलेगी। इसको आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रायर आरबीआई एस्टैब्लिश, ठीक है? इंपीरियल बैंक था पहले, ठीक है? 1935 में आरबीआई आया है, थ्रू आरबीआई एक्ट, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यहाँ पर। अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? स्टैट्यूटरी बॉडी वो चीज़ होती है जिससे जो कि किसी एक्ट से आते हैं, गवर्न्ड बाय एक्ट। समझ में आया? और ये जो एक्ट होता है, इसमें पार्लियामेंट की मंजूरी होती है। समझ में आया? पार्लियामेंट इसको क्या करती है? जारी करती है, इश्यू करती है या डिस्कशन करती है, पास करती है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है? इसको जारी करने का काम कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। तो पार्लियामेंट की सहसम्मति से इसको जब पास किया जाता है और वो जब कोई बॉडी बन जाती है, उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, विधायिकी बॉडी बोलते हैं। क्लियर है? इसीलिए इसके पास में ना बहुत सारी पावर है। मैंने अभी बताया था ना, आरबीआई किसी भी पेनल्टी लगा देता है, किसी बैंक पे भी, किसी फाइनेंशियल आपका एंटिटी पे। क्यों? क्योंकि वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें जाए, आरबीआई डिडन्ट स्टार्ट एज़ अ गवर्नमेंट ओन्ड बैंक। तो मैंने पहले ही बताया आपको, गवर्नमेंट बैंक की तरह नहीं था, प्राइवेट बैंक था। ठीक है? बाद में धीरे-धीरे इसका जो ओनरशिप, पब्लिक ओनरशिप 1948 में इस पे एक्ट पास हुआ। उसके बाद में आपको ध्यान होगा 1 जनवरी 1949 में यहाँ पर ये नेशनलाइज़ हो गया था। ठीक है? तो 1926 में रॉयल कमिटी, हिल्टन कमिटी बनी थी। ठीक है? उसके बाद में एक्ट आया, 1934 में ये एक्ट आया, 1935 को 1 अप्रैल में आरबीआई बन गया, 1949 में यहाँ पर आरबीआई का नेशनलाइज़ेशन हो गया। और एक और ईयर अगर याद रखना हो तो आप 1937 याद रख सकते हो, जब आरबीआई को कहाँ से? कोलकाता से शिफ्ट करके बॉम्बे स्टेट में शिफ्ट किया गया था। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? रिवीजन हो गया होगा आपको 5 मिनट में। तो ये स्टेट्स के हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही होती है। ऑफिस ऑफ आरबीआई की बात कर लेते हैं हम लोग। तो जो आरबीआई के ऑफिसेज़ हैं, इसको आप 31 नंबर में बाँट सकते हो। 31 नंबर में कैसे सर? एक इसका हेड ऑफिस है, जिसको हम हेडक्वार्टर बोल देते हैं। ठीक है? 4 इसके जो हैं आपके लोकल बोर्ड ऑफिसेज़ हैं। जैसे आपने न्यूज़ का नाम सुना होगा, ठीक है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, साउथ, उस तरीके से ही यहाँ पर क्या होता है, अलग-अलग क्षेत्रों में जैसे आप अगर बात करोगे तो नॉर्थ में दिल्ली हो गया, ठीक है? आपका वेस्ट में मुंबई हो गया, ईस्ट में कोलकाता हो गया, साउथ में चेन्नई हो गया। तो यहाँ पर भी आप इसके ज़ोनल ऑफिस को या लोकल ऑफिस को देख सकते हो। ये कैसे कहलाते हैं सर? ये ज़ोनल ऑफिस, ज़ोन के ऑफिस या लोकल ऑफिस कहलाते हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो 27 इसके रीजनल ऑफिस हैं, 27 इसके रीजनल ऑफिस हैं। ज़रा एक बात ध्यान दें, जो स्टेट की कैपिटल की बात कर ली जाए, वहाँ पर, ठीक है, आपको स्पेशली देखने को मिलेंगे, ठीक है? जैसे श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, ये कैपिटल ही है, ठीक है? सॉरी, आपको हिमाचल में शिमला, चंडीगढ़, देहरादून उत्तराखंड में, दिल्ली, जयपुर राजस्थान में, अहमदाबाद आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर गुजरात में, मुंबई में रीजनल ऑफिस भी है, ज़ोनल ऑफिस भी है, हेडक्वार्टर भी है, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है? उसके बाद हैदराबाद, पणजी, गोवा, बेंगलुरु, कर्नाटका, ठीक है? कोची, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, ठीक है? तमिलनाडु, भुवनेश्वर, उड़ीसा में रायपुर, छत्तीसगढ़, नागपुर, नागपुर और मुंबई दोनों महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। और नागपुर का जो आरबीआई है, हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व यहाँ पर है। नागपुर के जो आरबीआई है, वहाँ पर हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व है, ये बात समझ लेना आप लोग, ठीक है? मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो भोपाल, फिर इधर कानपुर और कोलकाता उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, पटना, रांची, ठीक है? उसके अलावा लखनऊ यहाँ पर देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में, फिर सिक्किम में गंगटोक, गुवाहाटी, इम्फाल, आइजवाल, अगरतला और आपका नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा। तो इन सभी को मिला के टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं क्या? सर 27, कितने भाई? 27 आपके रीजनल ऑफिस है, 4 आपके ज़ोनल ऑफिस हो गए, क्लियर है? ठीक है? टोटल ऑफिस कितने हो गए? 31 ऑफिस हो गए, ये ध्यान रख लेना, क्लियर है? तो सर क्या हेडक्वार्टर में जुड़े? भाई वो हेडक्वार्टर है, ठीक है? तो एक हेडक्वार्टर हो गया, क्लियर? इसको आप इसमें काउंट नहीं करोगे, क्लियर है? 32 टोटल ऑफिस कभी भी नहीं करोगे, ठीक है? ऑफिस अगर बात करोगे तो वो कैसे हैं सर? 31 ऑफिसेज़ हैं, क्लियर है? ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इसी में लोग गलती करते हैं, ठीक है? आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। उस ऑफिसेज़ के अलावा अगर बात करोगे, 27 रीजनल ऑफिस के अलावा 4 सब ऑफिस आपको देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर बात कर ली जाए तो और इंस्टीट्यूशंस भी आपको देखने को मिलेंगे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जैसे आरबीआई अकेडमी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग एंड आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ कॉलेज, क्लियर है? उसके अलावा आईडीआरबीटी, जो कि पहले आपका नेशनल फाइनेंशियल स्विच सँभालता था, जिसने नेशनल फाइनेंशियल स्विच को बनाया। और आपको ध्यान होगा कि ये पहले भारतवर्ष में एटीएम सँभालते थे, ठीक है? कल ही की क्लास में मैंने इसको बताया था, ठीक है? इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। उसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ तो और भी है, जैसे सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग, फुल्ली फंडेड आरबीआई के द्वारा है। उसके अलावा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, फुल्ली आरबीआई फंडेड है। उसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी।
फंड किया जाता है, ये अलग-अलग हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट है, ठीक है? चलिए अगली बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम ऑफिसेज़ की बात कर रहे हैं, ये कुछ पुराने नाम लिखे हुए हैं, ये मैंने हटाए नहीं जानबूझ के, ताकि इनका जो डेवलपमेंट है वो मैं आपको बता सकूँ। क्या डेवलपमेंट है भाई? पहले अगर बात करोगे शक्तिकांत दास थे, 25वें, 26वें बने हैं संजय मल्होत्रा, क्लियर है? वीपी कानूनगो हुआ करते थे, महेश कुमार जैन हुआ करते थे, मैकडी पात्रा हुआ करते थे बोल रहा हूँ मैं फिर से, ध्यान सुनना। अब यहाँ पर बात कर ली जाए, तो देखो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हौच-पौच दिखाई देगा, इतना कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, इत्मीनान से बताता हूँ मैं यहाँ पे आपको, ठीक है? बोलिए येस और नो? तो चलिए ज़रा, ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग ज़रा, बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए यहाँ पर। तो करंटली अगर यहाँ पर आप बात करोगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 1 सेकंड। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि पहले डायरेक्टर्स क्यों बोला था कि आरबीआई पहले एक कंपनी के रूप में एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है ना? ठीक है? तो अभी भी इसमें सेंट्रल बोर्ड का एक कॉन्सेप्ट होता है। टोटल अगर इसमें यहाँ पर बात करोगे तो 21 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 21 मेंबर्स होते हैं। क्लियर? तो एक में यहाँ पर क्या है भाई? ऑफिशिएटिंग मेंबर्स होते हैं या ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं और कुछ अनऑफिशियल नहीं बोलते हैं, नॉन ऑफिशियल बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है? तो 5 इसमें आपके ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, 16 इसके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। इन 5 ऑफिशियल मेंबर्स में एक आपके गवर्नर ऑफ आरबीआई हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? ठीक है? और 4 यहाँ पर आपके डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई आ जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो राइट नाउ 26वें यहाँ पर आपको संजय मेहरोत्रा देखने को मिलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, बोलिए। ठीक है? उसके अलावा अगर यहाँ पर टर्म की बात करते हो तो 4 साल वैसे होता है, ठीक है? अभी ये 3 साल के लिए बनाए गए हैं, 3 इयर्स के लिए यहाँ पर बनाया गया है, बाकी इनको जब सरकार चाहेगी तो एक्सटेंशन दे सकती है, ठीक है? 4 डिप्टी गवर्नर यहाँ पर मैंने अभी आपसे बात करी और आपके अदर मेंबर आपको देखने को मिलते हैं। करंटली संजय मल्होत्रा यहाँ पर आपके गवर्नर है। डेप्यूटी गवर्नर की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो राइट नाउ अगर आप बात करोगे, तो एम राजेश्वर राव है, तो ये सारी डिटेल भी दिखाऊँगा मैं आपको, ठीक है? टी रविशंकर, उसके अलावा स्वामीनाथन जानकीरमन, स्वामीनाथन जानकीरमन और यहाँ पर अगर बात करोगे तो रिसेंटली यहाँ पर जो है माइकल डी पात्रा के जाने के बाद रिसेंटली पूनम गुप्ता का अपॉइंटमेंट हुआ। किसका हुआ है भाई? पूनम गुप्ता जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये पूरा आउट हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है? तो इसकी बात कर रहे थे अभी अपन, पूजा मल्होत्रा, सॉरी पूजा गुप्ता, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है? इसमें मैंने यहाँ पर आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ मैं, ठीक है? 5 होते हैं ऑफिशियल मेंबर्स और आपके 16 होते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। क्लियर हो गया? ठीक है? 5 ये हो गए, 16 ये हो गए, टोटल कितने हो गए सर? 21 हो गए। क्लियर? यहाँ पर एक होते हैं आपके कौन? गवर्नर, जो कि मैंने बताया अभी यहाँ पर कौन है सर? संजय मेहरोत्रा, ठीक है? जो कि यहाँ पर 26वें 26th हैं, 3 सालों के लिए बनाए गए, बाद में एक्सटेंशन मिल सकता है। 4 यहाँ पर क्या होते हैं? डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई होते हैं। तो जैसे मैंने आपको नाम बताया यहाँ पर कौन-कौन बताए? टी रवि शंकर। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो बार-बार। लिख-लिख के देखो, जितना लिखोगे उतने तरीके से आपको याद होगा, ठीक है? जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको याद होगा। उसके बाद एम राजेश्वर राव और एक बताया था मैंने स्वामीनाथन जानकीरमन, ठीक है? और लेटेस्ट आए यहाँ पर कौन? पूनम गुप्ता, पूनम गुप्ता ये लेटेस्ट ज्वाइनी है यहाँ पे। नॉन ऑफिशिएटिंग अगर बात करोगे, ठीक है?
तो यहाँ पर सिंपल चीज़ों को समझते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो पहले तो 2 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आते हैं, ठीक है? 2 जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आते हैं, ठीक है? उसके बाद 4 जो आते हैं, वो ज़ोनल ऑफिस से आते हैं, याद होगा, क्लियर? और 10 जो है, वो अपॉइंटेड होते हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 10 होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट होते हैं, ठीक है? इस प्रकार से नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स बोल दो, अपॉइंटेड बोल दो, ठीक है? इस प्रकार से सारी की सारी चीज़ें आपकी चल रही होती हैं। जो इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इत्मीनान से इसको समझ सकते हैं और एक्स्ट्रा मैं आपको जो है प्रोवाइड करा दूँगा। जी, दिस मस्ट बी क्लियर। तो यहाँ पर जो लोकल बोर्ड मेंबर होते हैं या फिर बात कर लीजिए आप जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आते हैं, वो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी और फाइनेंशियल सेक्रेटरी होते हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, ठीक है? दोनों में से होंगे यहाँ पे। तो कौन है, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा और जो-जो यहाँ पर बैच में हैं, वो कल इसमें होमवर्क करके लेके आएँगे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, ठीक है? तो करंटली यहाँ पर देख लीजिए, ये सारा का सारा आपको डेटा देखने को मिलेगा, करंट डेट में, ठीक है? ये पुराने हैं, तो इस पे अपन जानकारी नहीं देखते हैं। ज़रा नए वाले से बात करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुराने डेटा भी है यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। तो चलिए, दिस इज़ नाउ। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो कुछ मैं चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, क्या है भाई, पहले अगर बात करोगे तो जो आरबीआई गवर्नर थे, वो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। 1 अप्रैल से लेके 1935, 1 अप्रैल 1935 से लेके आपका 30 जून 1937 तक आपके रहे। दूसरे जेम्स टायलर, दूसरे थे जेम्स टायलर। आज़ादी के आस ठीक है? आज़ादी में सीडी देशमुख थे। कौन थे भाई? व्हेन इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस था हमारे भारत में, तब कौन थे आरबीआई गवर्नर? सीडी देशमुख, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। ठीक है? उसके बाद बहुत बड़े-बड़े नाम जैसे कि एम नरसिम्हन, ठीक है? बहुत बड़े नाम हैं, अगर आप बात करोगे इनकी पे कमिटी है भैया, बड़ी इंपॉर्टेंट कमिटी है। ठीक है? उसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह सर, जो 1982 से लेकर 85 के बीच में यहाँ पर जो है आरबीआई गवर्नर थे, उसके बाद में फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, उसके बाद में आप अगर देखोगे तो फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं और उसके बाद में अगर बात करोगे तो भारत के यहाँ पर प्रधानमंत्री भी बनते हैं। क्लियर है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह लेगेसी अभी रिसेंटली उनका डेथ हुआ है। आर एन मेहरोत्रा सर, ठीक है? उसके अलावा डॉक्टर सी रंगराजन, इन पर भी कमिटी है रिसेंटली यहाँ पर इनकी कमिटी बनाई गई थी, सी रंगराजन कमिटी, जो कि पॉवर्टी के लिए बनाई गई थी। किसके लिए बनाई गई थी? पॉवर्टी के लिए यहाँ पर बनाई गई थी। 2012 में सी रंगराजन कमिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई थी यहाँ पे और इसको जो फ़ोकस किया था कैलोरी कंजम्पशन पे, तेंदुलकर मेथड को ये लेके आए थे। पॉवर्टी पे जो पहली कमिटी बनी थी, भारत की आज़ादी के बाद में तेंदुलकर कमेटी बनी थी, उसी को रिव्यू करने के लिए। तो इसके बाद में इन्होंने यहाँ पर जो है डिफाइन किया था पॉवर्टी को, अर्बन एरिया में अगर कोई ₹47 प्रतिदिन खर्च कर रहा है, 47 रुपी अर्बन एरिया में 47 रुपी, तो वो गरीब नहीं है और रूरल एरिया में ₹32 अगर खर्च कर रहा है, तो वो गरीब नहीं है। बहुत ही क्रिटिसिज़्म हुआ था इस बात का, क्योंकि यहाँ पर पॉवर्टी लाइन बहुत कॉ रीज़न वाइज़ अलग-अलग है ना भाई। ठीक है? क्रिटिसिज़्म सबसे पहले ये होता है, बैकलैश झेलना पड़ा था इनको, क्योंकि पॉवर्टी अलग-अलग जगह अलग-अलग तरीके से है, रीज़नल वेरिएशंस हैं। भारत के एक कोने में अगर आप बिहार की बात कर लो, तो वहाँ पर भाई लोगों की आय और उस तरीके से अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है, जम्मू-कश्मीर में अलग है, साउथ में अलग है, केंद्र में अलग है, मतलब सेंटर वाले पार्ट में अगर मध्य प्रदेश की बात कर लो, उत्तर प्रदेश की बात कर लो। और किसी एक प्रदेश में भी, इवन तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत वैरायटी के लोग आपको देखने को मिलते हैं। इवन सोसाइटी में बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं ना, तो पूरे देश में एक तरह का कैसे ला सकते हैं यहाँ पे? क्लियर है? जो कि अभी भी ऑनगोइंग डिबेट है। उसके बाद बिमल जलान कमेटी बड़ी फेमस हुई थी, ठीक है? वाईवी रेड्डी, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पर बात करी थी, ध्यान होगा, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट पे, ठीक है? नो फ्रिल अकाउंट पे। डी सुब्बाराव बहुत फेमस थे 2008 से लेके 2013 तक। उसके बाद रघुराम राजन, ठीक है? उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास सर, ठीक है? फिर यहाँ पर जो है रिसेंटली अगर बात करोगे तो संजय मल्होत्रा सर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? इसके साथ में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एम राजेश्वर राव भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। ये ऑफिशियल वेबसाइट से ये सारी चीज़ें ली हैं, पता होगा आपको, ठीक है? तो एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकीरमन और ये संजय मल्होत्रा सर, ठीक है? कब से कब तक ऑनवर्ड हैं ये सारी बातें हैं। माइकल डी पात्रा सर गए हैं, इनके जगह पे पूनम गुप्ता मैम आए हैं, क्लियर है? ठीक है? तो ये मैंने आपको यहाँ पर जो है बताया और ऑफिशियली यहाँ पर आरबीआई जो है इतने एक्ट्स पर काम करता है। अगर आपको पता होगा तो आरबीआई की लीगल फ्रेमवर्क्स है, खुद का एक्ट है,
आरबीआई एक्ट 1934, उसके बाद पब्लिक डेट एक्ट 1944, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2000 रेगुलेशन एक्ट 2007, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1990, जिसको हम लोग फेमा एक्ट भी बोल देते हैं। क्लियर है? उसके बाद सरफेसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ठीक है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। ठीक है? उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये सारे सारे एक्ट जो हैं वो मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है। ठीक है? तो कॉन्टैक्ट के लिए नीचे नंबर आ रहे होंगे, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट क्लासेस के लिए। तो इस तरीके से ये सारे के सारे डिटेल में एक्ट मैंने पढ़ाए हुए हैं, ये सारी बातें। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे क्या बातें करी? हम लोगों ने आज जो बातें करी हैं, उस पे हम ज़रा थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं आपसे, ठीक है? मैंने हिस्ट्री समझा दिया आज, ऑफिसेज़ समझा दिए, उसके अलावा मैंने यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बता दिए। जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें मैं आपको यहाँ पर लोगो, उसके बाद में ये सारे फंक्शंस जो हैं और फिर सब्सिडियरी बताऊँगा और उसके साथ-साथ में करेंसी नोट के बारे में बात करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्लास, आपको क्लासेस समझ में आई, चीज़ें आपको समझ में आई। सो बस लेक्चर को आप लाइक करिए अगर आपको चीज़ समझ में आई हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं। आई होप यू एन्जॉय द क्लास। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर, एन्जॉय योर डे।